हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नितेश एजुकेशन 27। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 एजुकेशन एंड साइकोलॉजी की तैयारी करवाता हूं। साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया पीएचडी एडमिशन्स एंड ऑल टाइप ऑफ टीचिंग वैकेंसीज लाइक टीजीटी, पीजीटी, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, उसकी भी रेगुलर अपडेट्स आप लोगों को देता रहता हूँ। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग जो है पीजीटी साइकोलॉजी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। पार्ट 2 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 3 को सॉल्व करेंगे। जो ये आपका पेपर है, आपको बताना चाहता हूँ, ये पीजीटी 2016 का क्वेश्चन पेपर है और कोड है PG13। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 54। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 54। जब हम प्रेरणा की बात करते हैं तब अधिकतर हम लोग किस तत्व पर केंद्रित रहते हैं? ऑप्शन हिंदी और इंग्लिश में दोनों में क्वेश्चन और ऑप्शंस हैं। आप अगर आपको हिंदी मोड में प्रॉब्लम है तो इंग्लिश देख सकते हैं, इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो हिंदी मोड देख सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है डायरेक्शन, दूसरा है परसिस्टेंस, तीसरा है परफॉर्मेंस, चौथा है इंटेंसिटी। तो देखिए, जब हम लोग प्रेरणा की बात करते हैं तो हम लोग उसकी इंटेंसिटी पर केंद्रित होते हैं। यानी किस तत्व पर केंद्रित रहते हैं? इंटेंसिटी पर। मोटिवेशन की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, मोटिवेशन का लेवल उतना ही क्या होगा? हाई होगा। मोटिवेशन का लेवल क्या होगा? उतना ही हाई होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका सही आंसर है। ठीक है, मोटिवेशन का साइकिल आपको पता ही है, नीड, ड्राइव एंड गोल। पहले नीड है, फिर ड्राइव है, फिर गोल है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। प्लेन को चलाना सीखना किस प्रकार के अधिगम का उदाहरण है? पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का उदाहरण है, या बुद्धि का है, या कला का है, या योग्यता का है? तो देखिए, बहुत ही अगर इसको जनरल टर्म में और कॉमन सेंस से अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। व्यक्तित्व तो हो नहीं सकता। ठीक है, बुद्धि, प्लेन को चलाने में बुद्धि का रोल है, लेकिन उदाहरण यहाँ पे पूछा गया किस प्रकार का है। तो देखिए, प्लेन को चलाना एक योग्यता है, ये आपका एक एप्टीट्यूड है। ठीक है, प्लेन को चलाना कला नहीं है, बुद्धि नहीं है, केवल बुद्धि का इसमें उपयोग होता है। लेकिन योग्यता, आपके अंदर किसी काम को करने की योग्यता होनी चाहिए। जैसे साइकिल चलाने की योग्यता, जैसे बाइक चलाने की योग्यता, कार चलाने की योग्यता, किसी भी काम को करने की आपके अंदर वो योग्यता, वो ट्रेनिंग अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। लोगों के प्रतिनिधि समूह जिनके लिए परीक्षण आशायित है द्वारा प्राप्त अंकों का विन्यास है। These are set of scores obtained by representative groups of people for whom the test is intended। तो जिसके लिए टेस्ट आशायित है उसके प्राप्त अंकों का जो विन्यास है वो अभिक्षमता तो होगी नहीं। ठीक है, ये तो ऑप्शन ऐसे ही हट गया। रिपोर्ट भी नहीं होगा, कंसिस्टेंसी भी नहीं होगा, मानक होंगे, मानक कहलाते हैं, यानी वो नॉर्म्स कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। देखिए, कभी भी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसके नेगेटिव पॉइंट्स को आप रिमूव करते जाइए, नेगेटिव ऑप्शंस को, और पॉजिटिव आंसर आपको अपने आप पता चल जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 57 आपके क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। वैभिन्यपूर्ण चिंतन के संप्रत्यय के प्रवर्तक कौन है? यानी कि हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग? तो देखिए, यहाँ 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। एल थर्स्टन, बी है स्पीयरमैन, सी है गिलफर्ड, डी है वर्नॉन। तो जो आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग है वो गिलफर्ड द्वारा दी गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है आपका गिलफर्ड के द्वारा दी गई है। गिलफर्ड ने क्या है आपको पता होगा, इनके बारे में कुछ चीज़ें और मैं बता देता हूँ। गिलफर्ड ने जो है 3 डायमेंशनल थ्योरी दे रखी है, त्रिविमीय सिद्धांत, जिसमें इन्होंने जो है कि टोटल 3 बताए थे, कंटेंट्स, प्रोडक्ट और ऑपरेशन। 3 भागों में बांटा था विमाओं को, और टोटल इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है तो ये टोटल 180 कंपोनेंट्स हो जाते हैं बुद्धि के। तो गिलफर्ड ने ये बताया था, और 1956 में ये थ्योरी इन्होंने दी थी। गिलफर्ड की 3 डायमेंशनल थ्योरी है, तो इसको याद रखिएगा। साथ ही साथ इन्होंने कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग दोनों का कॉन्सेप्ट गिलफर्ड नहीं दिया है। कब दिया है? 1956 में। ठीक है, तो ये तो था आपका ऑप्शन, सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा अगर हम बात करें
तो जो एल थर्स्टन की थ्योरी है, ऑप्शन नंबर ए जो लिखा है, इन्होंने ग्रुप फैक्टर थ्योरी दी है एल थर्स्टन ने, ठीक है। स्पेयरमैन की जो थ्योरी है वो 2 फैक्टर थ्योरी है, स्पेयरमैन में 2 फैक्टर थ्योरी दी है, इसको भी याद रख लीजिएगा। और वर्नॉन ने जो है, वर्नॉन की थ्योरी का नाम है हायरार्किकल थ्योरी या पदानुक्रमिक सिद्धांत, हायरार्किकल थ्योरी। तो ये इनकी थ्योरीज हैं सबकी, सबका नाम मैंने बता दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। असामान्यता का चिकित्सीय प्रतिमान इस तर्क से समर्थित है कि क्षुब्ध व्यक्ति अपने बेतुके व्यवहार के बारे में सोचते हैं कि वह, यानी कि जो मेडिकल मॉडल ऑफ एबनॉर्मलिटी है, केवल इसको बताना है कि ये किस स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है, कि वह उनकी अपनी जिम्मेदारी नहीं है, उनकी अपनी जिम्मेदारी है, माफ़ कीजिएगा, पहला ऑप्शन है उनकी अपनी जिम्मेदारी है, दूसरा उनकी अपनी जिम्मेदारी नहीं है, तीसरा दूसरों की अवास्तविक अपेक्षाओं का परिणाम है, चौथा केवल परिस्थितिजन्य परिवर्तियों का परिणाम है। तो देखिए, जो मेडिकल मॉडल ऑफ एबनॉर्मलिटी है वो ये कहती है कि ऐसे इंसान ये सोचते हैं कि ये उनकी अपनी जिम्मेदारी नहीं है। सही ऑप्शन इसका क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन है, ये उनकी अपनी जिम्मेदारी नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपकी स्क्रीन पर देखिए दिख रहा होगा, यह परीक्षण नियोजकों द्वारा कर्मचारियों का चयन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब कौन सा परीक्षण? तो देखिए ऑप्शन क्या है, दीज टेस्ट आर यूज्ड बाय एम्प्लॉयर्स टू सेलेक्ट एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करने के लिए साइकोमोटर टेस्ट यूज़ किया जाता है, या ग्रेजुएट रिकॉर्ड टेस्ट यूज़ किया जाता है, या स्कॉलेस्टिक, या ऑप्शन नंबर सी वोकेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो देखिए, हमेशा एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करने के लिए एक ऐसा टेस्ट यूज़ किया जाता है जो उस एम्प्लॉयमेंट से या उस जॉब से रिलेटेड सारी आइटम्स को फुलफ़िल करता हो और जिसमें सारे आइटम्स एक साथ समाहित हों, और वो केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी में होता है, व्यावसायिक अभिक्षमता परीक्षण में। क्यों? क्योंकि हम एम्प्लॉयर्स को कोई वोकेशन देने जा रहे हैं, कोई व्यवसाय के लिए सेलेक्ट करने जा रहे हैं, इसलिए कौन सा टेस्ट इसके लिए लाभदायक होगा या कारगर होगा? वोकेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, क्योंकि हमें किसी वोकेशन को प्रोवाइड कराना है कैंडिडेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 60। किस प्रकार के व्यक्तित्व में व्यक्ति अवसरों की पहचान करेंगे, उसे सद्विनियोग करने के लिए आगे बढ़ेंगे, और जब तक सार्थक परिवर्तन नहीं होता तब तक प्रयास करते रहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूछ रहा, इन विच काइंड ऑफ पर्सनैलिटी पीपल आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़, शो इनिशिएटिव्स, टेक एक्शंस एंड परसिवियर अंटिल मीनिंगफुल चेंज अकर्स? टाइप ए पर्सनालिटी, टाइप बी पर्सनालिटी, जजिंग पर्सनालिटी, या प्रोएक्टिव पर्सनालिटी? तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो अग्र सक्रिय व्यक्तित्व, यानी जो प्रोएक्टिव पर्सनालिटी वाले व्यक्ति होते हैं वो अवसरों की पहचान करते हैं, उसे सदुपयोग करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और जब तक सार्थक परिवर्तन नहीं होता तब तक प्रयास करते रहते हैं। तो इसका सही आंसर जो है आपका अग्र सक्रिय व्यक्तित्व होता है। साथ ही साथ इसके जो बाकी के 3 ऑप्शन हैं, टाइप ए पर्सनालिटी और टाइप बी पर्सनालिटी और जजिंग। तो जजिंग पर्सनालिटी का मतलब ऐसे व्यक्ति जो जिनके अंदर निर्णय करने की क्षमता होती है बात बात में, हर एक मैटर पे, वैसे होते हैं। और टाइप ए टाइप बी पर्सनालिटी की बात करें तो देखिए, जो टाइप ए टाइप बी पर्सनालिटी होते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, टाइप ए पर्सनालिटी जो होती है वो हाईली कॉम्पिटिटिव होते हैं, है ना, अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं, टाइम कॉन्शियस होते हैं, हैव डिफ़िकल्टी रिलैक्सिंग, मल्टीटास्कर होते हैं, डेडलाइन ड्राइवन होते हैं। लेकिन टाइप बी जैसे कैसे होते हैं? पेशेंट टाइप के, रिलैक्स्ड होते हैं, इजी गोइंग होते हैं, वेरी सोशल होते हैं, और प्रोक्रेस्टिनेटर होते हैं, रिफ्लेक्टिव होते हैं। तो ये टाइप ए और टाइप बी पर्सनैलिटी की बात हो गई। ठीक है, आगे अगर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो क्या लिखा है, कौन सी आवश्यकता के लिए मैत्रीपूर्ण एवं स्नेहशील अंतर्वैयक्तिक संबंध वांछनीय है? इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं, विच नीड डिजायर्स टू फ्रेंडली एंड अफेक्शनेट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, नीड फॉर पावर, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन, नीड फॉर रिवॉर्ड। तो देखिए, जब आप क्वेश्चन ही ध्यान से पढ़ेंगे तो वहीं पर आपको आंसर मिल जाएगा। अंतर्वैयक्तिक स्नेहशील अंतर्वैयक्तिक संबंध वांछनीय है, तो उपलब्धि में नहीं होगा, शक्ति की आवश्यकता में नहीं होगा, पुरस्कार में नहीं होगा, सहबंधन की आवश्यकता के लिए, नीड फॉर एफिलिएशन के लिए हम अफेक्शनेट्स इंटरपर्सनल का वांछनीय होता है हमारे लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर दिख रहा है,
इस श्रेणी में तीव्र विकृतियां सन्निहित है जहां व्यक्तियों के वास्तविकता के प्रत्यक्षण गंभीर रूप से असंगठित होते हैं। यानी दिस कैटेगरी इंक्लूड सीवियर डिसऑर्डर्स इन विच द इंडिविजुअल्स परसेप्शन ऑफ रियलिटी इज सीवियरली डिसऑर्डर। तो देखिए, अभी इससे पहले भी एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें जो सत्य है, मतलब जो पेशेंट होता है वो सच्चाई का सामना नहीं कर पाता है, तो उसको क्या कहते हैं, उस रोग को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी जो है साइकोसिस, उसे हम क्या कहते हैं? साइकोसिस कहते हैं। ठीक है, साइकोसिस क्या होता है? ऐसी तीव्र विकृतियां उसमें सन्निहित होती हैं जिसमें व्यक्ति जो है वास्तविकता के प्रत्यक्षण को गंभीर रूप से जो है बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, असंगठित हो जाता है, वास्तविकता को नहीं समझ पाता है, रियलिटी से बहुत ही दूर रहता है, डिसऑर्गेनाइज्ड रहता है। उसके अलावा अगर हम मानव विकार की बात करें तो देखिए, मैंने लास्ट में क्वेश्चन भी पूछा गया था, न्यूरोसिस क्या है? तो न्यूरोसिस क्या है? गंभीर भय व चिंता को जन्म देने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? न्यूरोसिस कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, गंभीर भय व चिंता को जन्म देने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? न्यूरोसिस कहते हैं। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नाम से ही समझ में आ रहा, व्यक्तित्व में कोई भी विकृति आना। ब्रेन सिंड्रोम भी कई टाइप के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 63। दो समकालीन संदेशों को पृथक करने का कार्य निर्भर है। अब किस पर निर्भर है? व्याकरण संकेतों की उपस्थिति पर, वाचक की आवाज़ की विशेषताओं की अनुपस्थिति पर, अर्थपूर्ण विषय सामग्री की उपस्थिति पर, या उपयुक्त सभी। तो देखिए, मोस्टली ये होता है जब उपयुक्त सभी किसी ऑप्शन में होता है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि यही ऑप्शन सही होगा, और यहाँ पर भी वही केस है। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। द टास्क सेपरेटिंग टू स्टिमुलस मैसेज इज डिपेंडेंट, यानी कि वह टास्क जो दो समकालीन संदेशों को पृथक करने का कार्य करता है। तो ये भी देखिए सही है। व्याकरण संकेतों की उपस्थिति, इससे भी दो टास्क अलग हो सकते हैं। वाचक की आवाज़ की विशेषताएं भी, ठीक है, अनुपस्थिति पर, और अर्थपूर्ण विषय सामग्री की उपस्थिति पर। तो ये उपयुक्त सभी इसका ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। अधिगम निस्सहाय प्रतिमान का गठन किसने किया? अधिगम निस्सहाय, ठीक है, तो ऑप्शन है आपका एरोनबीक। एरोनबीक के बाद है आपका ऑप्शन नंबर 2 कोन एवं गोटिल, तीसरा है सेलिगमैन, चौथा है पीटरसन। तो देखिए, अधिगम निस्सहायता होती क्या है? पहले इसका सही आंसर जो है सेलिगमैन है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही आंसर है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए, सेलिगमैन ने क्या कहा था? सेलिगमैन कहते हैं कि जब किसी प्राणी को किसी ऐसी परिस्थिति में रखा जाता है, जब किसी प्राणी को किसी ऐसी परिस्थिति में रखा जाता है जहाँ पर वह एकदम क्या हो जाता है? हेल्पलेस हो जाता है, यानी कि उसे ऐसी सिचुएशन में रखा, जैसे मान लीजिए पेवलोव का कुत्ता है, उसको ऐसे बॉक्स में रखा गया है जहाँ पर करंट है, जहाँ पर विद्युत का आघात दिया जा रहा है, और उस कुत्ते को इस बॉक्स से निकलने भी नहीं दिया जा रहा है। तो कुत्ता क्या करता है भाई? बिजली का आघात उसे लगातार मिल रहा है, तो वो उसको सहता रहता है, सहता रहता है, सहता रहता है, और एक समय ऐसा आता है कि वो उस आघात को सहना सीख लेता है। तो इसी परिस्थिति को कहा जाता है लर्न हेल्पलेसनेस, यानी कि अधिगम निस्सहायता। तो इसमें क्या होता है कि जो प्राणी होता है वो, उसके हाथ से परिस्थितियाँ क्या होती हैं? बाहर चली जाती हैं, और वो जैसा है, जैसी परिस्थिति में है, उसी को एज इट इज़ स्वीकार कर लेता है कि अब मैं इस समस्या से बाहर नहीं निकल पाऊँगा। इसी को क्या कहा जाता है? अधिगम निस्सहाय प्रतिमान। और इसको किसने दिया था? सेलिगमैन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट है आपका, देखिए 65। ऐश ने चित्ताकर्षण प्रयोग में निष्कर्ष निकाला कि व्यक्तियों के बारे में मत बनने का आधार है। तो देखिए, अंत में दी गई सूचना है, बी है प्रारंभ में दी गई सूचना, सी है मध्य में दी गई सूचना, डी है व्यक्ति के बारे में संपूर्ण सूचना। तो देखिए, आपने सुना भी होगा कि योर फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ योर लास्ट इम्प्रेशन। तो अगर आप इसको भी याद करेंगे शॉर्ट ट्रिक से, तो ऐश ने क्या किया था? ऑप्शन नंबर बी इन्होंने, इसका जो सही ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, कि ऐश ने चित्ताकर्षण प्रयोग में यह निष्कर्ष निकाला था कि प्रारंभ में दी गई सूचना जो है व्यक्तित्व के बारे में मत बनने का अधिकार है। जैसे कि हम किसी भी इंसान को पहली नज़र में देखते हैं तो हम अपना परसेप्शन बना लेते हैं कि फलाना इंसान ऐसा है, ढिकाना ऐसा है, मुझे ये इंसान वैसा लगा, मुझे वो इंसान वैसा लगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आहार, आदत, भाषा और जीवन शैली में प्रांतीयता का कारण क्या है? यानी कि व्हाट कॉजेज रीजनलिज्म इज इन फूड हैबिट्स, लैंग्वेज एंड लाइफ स्टाइल। तो देखिए, पॉलिटिकल कॉजेज बिल्कुल नहीं होगा, ऐतिहासिक भी बिल्कुल नहीं होगा, मनोवैज्ञानिक भी बिल्कुल नहीं होगा।
भौगोलिक परिस्थितियाँ ही सबका आधार होती हैं, हमारे आहार का, आदत का, भाषा का और जीवन शैली का। जैसे मान लीजिए किसी पहाड़ी क्षेत्र में अगर आप रहते हैं तो आपकी भाषा शैली, जीने का तरीका, सारी चीज़ें डिफरेंट होंगी। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ में हैं तो वहाँ पे आपका जीने का तरीका अलग है, इंडियन कंट्रीज़ में जीने का तरीका अलग है, कल्चर अलग है। तो इसका आधार क्या होता है? भौगोलिक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उद्योग इसे नवाचारिता से प्राप्त करते हैं, किसे? यानी कि इंडस्ट्रीज derives this through innovation, selection decision, cultural diversity और टेक्निकल टैलेंट। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो हमेशा इनोवेशंस को प्रायोरिटी देती हैं। आपने देखा ही होगा, हर इंडस्ट्रीज़ को इनोवेशन चाहिए अपने व्यवसाय में, अपने एम्प्लॉयज़ में, अपने काम में, हर एक चीज़ में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जितने भी उद्योग हैं इसे नवाचारिता से प्राप्त करते हैं, किससे? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज से। ठीक है, इंडस्ट्रीज डिराइव दिस थ्रू इनोवेशन, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए 68 नंबर क्वेश्चन है, यह परीक्षण व्यक्ति की दिए गए कार्यों को सीखने की योग्यता का मापन करते हैं यदि उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाए। तो देखिए, उपयुक्त प्रशिक्षण देने पर व्यक्ति के दिए गए कार्यों को सीखने में योग्यता का मापन करते हैं। तो इंटेलिजेंस टेस्ट ये नहीं होगा, अचीवमेंट टेस्ट भी नहीं होगा, सिचुएशनल टेस्ट भी नहीं होगा। जब भी कभी योग्यता की बात आएगी तो हमेशा ये याद रखिएगा, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, आपको एप्टीट्यूड टेस्ट से आपका मेजरमेंट किया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है एप्टीट्यूड टेस्ट। 69 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सी पद्धति है जिसमें साक्षात्कारकर्ता अभ्यर्थी को उत्तर देने में बाधा डालकर तनाव उत्पन्न करता है? तो देखिए, पैनल साक्षात्कार, पैनल इंटरव्यू है या स्ट्रेस इंटरव्यू है या ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू है या डेप्थ इंटरव्यू है? तो देखिए, जो पैनल इंटरव्यू होता है ये जब आप कोई किसी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो आपको पता ही होगा, आपने सुना होगा कि हाँ 5 लोगों का पैनल बैठा है इंटरव्यू के लिए। तो ये प्योरली फॉर्मल होता है। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू ये भी पता है, ग्रुप में इंटरव्यू लिया जाता है। डेप्थ इंटरव्यू की बात करें तो डेप्थ इंटरव्यू ऐसे तब लिया जाता है जब हमें सारी चीज़ों को एकदम डीपली जानना होता है, किसी के बारे में, किसी इंसान के बारे में, उसके जॉब एनालिसिस के बारे में, आप कुछ भी कह सकते हैं। स्ट्रेस इंटरव्यू देखिए जो क्या है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, वह कौन सी पद्धति है जिसमें साक्षात्कारकर्ता अभ्यर्थी को उत्तर देने में बाधा डालकर तनाव उत्पन्न करता है? तो देखिए, क्वेश्चन में ही तनाव आ गया, और अगर स्ट्रेस का मतलब हम इंग्लिश में लेते हैं तो भी तनाव लेते हैं। तो इसको अगर आप कोरिलेट करेंगे तो बाई चांस मान लीजिए आपको क्वेश्चन आंसर नहीं भी पता है तो भी आप आंसर टिक कर सकते हैं, प्रतिबल साक्षात्कार, स्ट्रेस इंटरव्यू। नाम से ही पता चल रहा, स्ट्रेस इंटरव्यू में ही स्ट्रेस या स्ट्रेन दिया जाएगा इंटरव्यू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, इस प्रकार की हड़ताल में कार्मिक 1 घंटे या पूरे दिन काम नहीं करते, टूल्स डाउन में, सिट डाउन में, पिकेटिंग में या प्रोटेस्ट में? तो प्रोटेस्ट वो तरीका है जिसमें कार्मिक 1 घंटे या एक पूरा दिन काम नहीं करते। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 71 है, यह नियोजन परिस्थितियों में के संबंध में औद्योगिक संघर्षों को रोकने के लिए निर्मित किया गया है। कौन सा नियोजन? यानी कि दिस इज फॉर्मुलेटेड टू प्रिवेंट इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। कौन सा? स्टैंडिंग ऑर्डर्स, ग्रीवांस प्रोसीजर, ट्रेड यूनियंस, बाई पैरटाइट बॉडीज़। तो इसका जो सही आंसर है मैं डायरेक्ट वो बता दे रहा हूँ, स्थायी आदेश यानी स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो है ये प्रोविज़न बनाया गया है औद्योगिक संघर्ष को रोकने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 70 माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 72 है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। वह कौन सी पद्धति है जहां संगठन अभ्यर्थियों से उन व्यक्तियों का नाम व पता पूछती है जिन्हें संपर्क किया जा सकता है? तो देखिए, हमेशा आप याद रखिएगा, ऑप्शन इसमें अगर है रेफरेंसेज हैं, बी है एजुकेशनल अटेनमेंट्स, सी है वर्क एक्सपीरियंस, डी है बायोलॉजिकल इन्वेंट्रीज। तो जब भी संगठन को अभ्यर्थियों से उन व्यक्तियों का नाम व पता जानना होता है तो उसमें संदर्भ जो है वह पद्धति बहुत ही काम आती है, उनका नाम, पता, ये सब पता करने के लिए। आपने देखा भी होगा, जब आप कोई रेफरेंस लिखते हैं रिसर्च पेपर में या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप उस पर्टिकुलर पर्सन का जैसे किसी की आपने लाइनें उठाई तो उस पर्टिकुलर पर्सन का नेम, बुक का नेम, पेज नंबर, डेट, सारी चीज़ें
क्लियरली मेंशन करते हैं ताकि पता चल सके कि आपने जो कॉन्सेप्ट उठाया है वो कहाँ से उठाकर डाला है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें तो आपकी स्क्रीन पर 73 क्वेश्चन दिख रहा होगा। किसी नए कर्मचारी जिसको परिवीक्षाधीन निर्दिष्ट किया गया है को संगठन से परिचित कराना कहलाता है। भर्ती कहलाता है, स्थानांतरण कहलाता है, चयन कहलाता है या नियोजन कहलाता है? तो देखिए इसका जो सही आंसर है इंडक्शन प्रोग्राम कहलाता है। देखिए जब भी आप कोई न्यू जॉब ज्वाइन करते हैं, चाहे गवर्नमेंट हो या सरकारी हो, तो सबसे पहले क्या करता है वह संगठन स्वयं को आपसे परिचित कराता है या आपको स्वयं से परिचित कराता है। उसके लिए जो मीटिंग होती है, जो प्रोग्राम होता है, उसे हम इंडक्शन प्रोग्राम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। किसका कहना है कि व्यक्तित्व उन मनोगत्यात्मक तंत्रों का गत्यात्मक संगठन है जो व्यक्ति के उसके वातावरण से विशिष्ट समायोजन को निर्धारित करता है? ये देखिए ये स्टेटमेंट है, ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। तो हिलगार्ड है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन है ऑलपोर्ट है, थर्ड है रुक, डी है टेलर। तो ये जो कथन है ये ऑलपोर्ट का कथन है कि व्यक्तित्व उन मनोगत्यात्मक तत्वों का गत्यात्मक संगठन है जो व्यक्ति के उसके वातावरण से विशिष्ट समायोजन को निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 75 है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। किस समिति की संस्तुति स्वीकार करके उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद में मनोविज्ञान के ब्यूरो की स्थापना की थी? ठीक है, तो किस समिति के आधार पर, हाँ फिर से इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। किस समिति के संस्तुति के स्वीकार करके उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद में मनोविज्ञान के ब्यूरो की स्थापना की थी? ऑप्शन है आपके सामने घोष समिति, बी है नरेंद्र देव समिति, सी है भाटिया, डी है मेहता समिति। तो इसका जो सही आंसर है वो नरेंद्र देव समिति है, आचार्य नरेंद्र देव समिति। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और दे देना चाहता हूँ ताकि आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर और आगे भी पूछा जाए तो याद रहे। देखिए सन 1935 ईस्वी में आचार्य नरेंद्र देव समिति की संस्तुति पर, ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए कि लिख नहीं पा रहा हूँ तो ध्यान से सुनिएगा। नरेंद्र देव समिति की संस्तुति के आधार पर 1947 ईस्वी में, यानी कि 1947 ईस्वी का मतलब जब देश आज़ाद हुआ, 1947 ईस्वी में प्रयागराज में, मतलब पूर्व नाम इसका क्या था इलाहाबाद और अब नया नाम हो गया है प्रयागराज, प्रयागराज में मनोविज्ञान शाला का निर्माण हुआ, मनोविज्ञान शाला का निर्माण हुआ। अब इसके साथ एक जानकारी और जोड़ना चाहता हूँ क्योंकि ये तो मान लीजिए लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि 1981 ईस्वी में या फिर 1981 ईस्वी में SCERT, अब SCERT क्या है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी यूपी का, SCERT ने क्या कहा, SCERT के मार्गदर्शन में मनोविज्ञान शाला व मनोविज्ञान व निर्देशन विभाग की स्थापना की गई। कहाँ की गई, मेन यहाँ पे है, मनोविज्ञान व निर्देशन विभाग की स्थापना की गई लखनऊ में। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी कि 1981 ईस्वी में SCERT के अनुमोदन पे मनोविज्ञान व निर्देशन विभाग की स्थापना कहाँ की गई, लखनऊ में। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि लखनऊ में मनोविज्ञान व निर्देशन विभाग की स्थापना कब की गई, तो 1981 में की गई। किसी भी तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौशल एवं आदतों को अर्जित करने के लिए किस प्रकार की स्मृति का प्रयोग किया जाता है? यानी कि विच काइंड ऑफ मेमोरी इज यूज्ड फॉर एक्वायरिंग स्किल्स एंड हैबिट्स, डिक्लेरेटिव, प्रोसीजरल, सेमेंटिक, एपिसोडिक। तो इसका जो सही आंसर है प्रोसीजरल मेमोरी। जब भी देखिए, जब भी आप एक्वायरिंग स्किल्स, हैबिट की बात करेंगे या किसी कौशल को अर्जित करने की बात करेंगे तो हमेशा आपका प्रोसीजरल मेमोरी काम करता है, प्रक्रियात्मक मेमोरी काम करती है। साथ ही साथ आपको कुछ जानकारी इसके बारे में दे देना चाहता हूँ कि टाइप्स ऑफ मेमोरी क्या हैं, कितनी होती हैं, फटाफट देख लीजिए। ह्यूमन मेमोरी, सब सेंसरी मेमोरी जो कि लेस देन 1 सेकेंड के लिए ही स्टोर होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी को वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं, लेस देन 1 मिनट। और लॉन्ग टर्म मेमोरी जो कि लाइफ टाइम रहती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी को 2 पार्ट में बांटा गया है। एक्सप्लिसिट मेमोरी जो कि कॉन्शियस माइंड होती है, इम्प्लिसिट मेमोरी जो अनकॉन्शियस माइंड होती है। एक्सप्लिसिट मेमोरी भी 2 टाइप की, डिक्लेरेटिव, माफ़ कीजिएगा, डिक्लेरेटिव मेमोरी एक टाइप का और फैक्ट्स इवेंट्स बेस्ड होता है, और डिक्लेरेटिव में एपिसोडिक मेमोरी और सेमेंटिक मेमोरी आता है, और इम्प्लिसिट मेमोरी में प्रोसीजरल मेमोरी आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 77। ठीक है,
तो लिखा है उत्क्रम सिद्धांत में कौन सी आवश्यकता आत्मपूर्ति पर आधारित है। अब उत्क्रम सिद्धांत है क्या, ये भी जानना जरूरी है। तो विच नीड इन द नीड हायरार्की थ्योरी इज बेस्ड ऑन सेल्फ फुलफिलमेंट। ऑप्शन है सेल्फ स्टीम, फिजियोलॉजिकल सेफ्टी या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो यहाँ पर मैस्लोस की थ्योरी की बात हो रही है, जो नीड हायरार्किकल थ्योरी है, जिसका सही आंसर है आत्म वास्तविकता। यहाँ पर देखिए कौन सी आवश्यकता आत्मपूर्ति। अगर आप क्वेश्चंस को कोरिलेट करेंगे ऑप्शंस के साथ तो भी आपको बिना पढ़े आंसर आसानी से पता चल सकता है। बाई चांस मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा है तो भी आत्मपूर्ति पर आधारित है आत्म वास्तविकता, यानी कि सेल्फ फुलफिलमेंट किससे रिलेटेड होगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से, यानी सेटिस्फेक्शन से, यानी साल्वेशन से। तो मैस्लो की थ्योरी के कुछ स्टेप आप लोग देख लीजिए। जो लोअर लेवल नीड्स हैं वो ये हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी नीड्स को क्या इन्होंने क्या कहा है, मैस्लो ने लोअर लेवल की नीड्स कहा है। फिजियोलॉजिकल में क्या आती हैं, ब्रीदिंग है, फूड, वाटर, सेक्स, स्लीप, होमोस्टेसिस, एक्सक्रीशन। सेफ्टी नीड में क्या है, सिक्योरिटी ऑफ बॉडी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज। ये अब हायर लेवल की नीड क्या है, ये है लव एंड बिलोंगिंगनेस, सेल्फ स्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूछा गया था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से रिलेटेड पूछा गया था। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो किसने निम्नांकित परिभाषा दी है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। संवेग एक जटिल भावनात्मक अनुभव है जिसमें शारीरिक परिवर्तन सन्निहित होता है और जिसे व्यवहार में अभिव्यक्त किया जा सकता है। ये परिभाषा है, ऑप्शन नंबर 20 का सही है, चार्ल्स जी मॉरिस ने यह परिभाषा दी है। ठीक है, इसको ये तो याद करने वाली चीज़ें हैं, आपको ये याद करनी ही करनी होंगी। अब प्रबलन की दो सारणियाँ, क्वेश्चन नंबर 79, प्रबलन की दो सारणियाँ जो कि अनुक्रिया की उच्चतम दर को उत्पन्न करती हैं वे हैं, यानी कि सिंपली क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कौन सा दो रिइंफोर्समेंट शेड्यूल है जिसमें हाईएस्ट रेट्स ऑफ रिस्पॉन्स होते हैं। तो देखिए कॉन्टिन्यूस एंड फिक्स्ड इंटरवल एंड वेरिएबल, वेरिएबल इंटरवल और फिक्स्ड रेशियो। तो इसको भी ऑप्शन के द्वारा मैं बताना चाहूँगा आपको। देखिए जो रेशियो जो रिइंफोर्समेंट होता है दो टाइप का होता है, कॉन्टिन्यूस और दूसरा है पार्शियल। तो जो कॉन्टिन्यूस रिइंफोर्समेंट होता है वो तो प्रत्येक सही रिस्पॉन्स के बाद प्राणी को दिया जाता है, लेकिन जो पार्शियल रिइंफोर्समेंट होता है वो भी कई टाइप का होता है। तो वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। जो पार्शियल रिइंफोर्समेंट होता है ये 4 टाइप का होता है। एक होता है आपका फिक्स्ड रेशियो, और एक होता है फिक्स्ड वेरिएबल, दूसरा होता है फिक्स्ड इंटरवल, तीसरा टाइप, और चौथा टाइप है वेरिएबल टाइम इंटरवल। तो देखिए वेरिएबल टाइम इंटरवल जहाँ पर टाइम आ जाता है वहाँ पर टाइम के बारे में देखते हुए रिस्पॉन्स किया जाता है। तो देखिए होता क्या है, फिक्स्ड रेशियो में क्या होता है, प्राणी की प्रत्येक सही अनुक्रिया करने के बाद उसे रिइंफोर्समेंट दिया जाता है। प्रत्येक सही अनुक्रिया करने के बाद, मतलब फिक्स्ड जो है रेशियो जो है अनुक्रिया पे बेस्ड होता है। वेरिएबल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए प्राणी 10 अनुक्रिया कर रहा है तो 10 में से पहले 7 अनुक्रिया पे उसको रिइंफोर्समेंट दे दिया, फिर कभी कभी 10 अनुक्रिया करने पर रिइंफोर्समेंट दे दिया, कभी 5 पे, यानी ये वेरिएबल है, यानी ये वेरिएबल रेशियो की बात हो रही है। लेकिन अगर फिक्स्ड रेशियो की बात करें तो इसमें ये होता है हर 10 रिस्पॉन्स के बाद, प्रत्येक 10 रिस्पॉन्स के बाद उसको रिइंफोर्समेंट दे दिया जा रहा है। देखिए जैसे आपकी एग्जांपल भी दे रखा है, रिइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड आफ्टर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेस, जैसे कि हर तीसरी बार रिस्पॉन्स मिल जाता है, फिक्स है। वेरिएबल में क्या होता है, कभी तीसरी बार कभी 5वीं बार, एवरेज नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज मिलते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर जो टाइम इंटरवल है ये टाइम पे बेस्ड होता है, यानी एक फिक्स टाइम होता है या एक वेरिएबल टाइम होता है। मतलब पुनर्बलन मिलने का जो आधार होता है वो समय आधारित होता है, ना कि अनुक्रिया आधारित, बस यही डिफरेंस है। तो देखिए जो पहला टाइप है फिक्स्ड टाइम इंटरवल, फिक्स्ड टाइम इंटरवल में क्या होता है, मान लीजिए किसी रिइंफोर्सर ने ये सोचा कि बच्चे को हर 4 मिनट के बाद पुनर्बलन देना है, यानी कि यहाँ पे क्या है फिक्स्ड टाइम इंटरवल, टाइम फिक्स हो गया, चाहे वो सही अनुक्रिया करे चाहे ना करे। लेकिन वेरिएबल टाइम इंटरवल में क्या है कि इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं है। बच्चा मान लीजिए रिस्पॉन्स कर रहा है तो भी 4थे मिनट पे कभी दे दिया, कभी 3रे मिनट पे दे दिया, कभी 10वें मिनट पे दे दिया। तो क्वेश्चन में आपका ये पूछा है कि कौन सा अनुक्रिया सबसे अच्छा होता है, किसमें रेट सबसे अच्छी होती है, किसकी रेट अच्छी होती है, रिस्पॉन्स की। तो देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि कभी भी
फिक्स, चाहे रेशियो हो चाहे टाइम इंटरवल हो, उसमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें पुनर्बलन की संख्या फिक्स है, तो उसमें क्या है कि वृद्धि नहीं होती लर्निंग में। लेकिन जब वेरिएबल की बात होती है, चाहे वो रेशियो के रिस्पेक्ट में हो चाहे वो टाइम के रिस्पेक्ट में हो, इसमें क्या होता है, प्राणी को ये नहीं पता होता है कि कब उसे रिइंफोर्समेंट या पुनर्बलन मिल जाए बच्चे को। तो वो क्या होता है, उसकी जो अधिगम की दर होती है, अधिगम की वृद्धि होती है, वो कॉन्टिन्यूअस मेंटेन किए रहता है और बढ़ती ही बढ़ती रहती है। क्यों? क्योंकि उसे नहीं पता होता है कब रिइंफोर्समेंट उसे मिल जाए। तो इस तरीके से क्या है कि ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। प्रबलन की दो सरणियाँ जो कि अनुक्रिया की उच्चतम दर को उत्पन्न करती हैं वे क्या है? वेरिएबल इंटरवल एंड वेरिएबल रेशियो। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन है आज का, ट्राइक्रोमैटिक सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से रंग शंकु के 3 प्रकार हैं? तो इसका सही ऑप्शन है लाल, नीला और हरा, जो कि नेचुरल कलर भी कहा जाता है, RGB या रेड, ब्लू, ग्रीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, याद रखिएगा। अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं क्या है। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, द ट्राइक्रोमैटिक थ्योरी। देखिए, जो ट्राइक्रोमैटिक थ्योरी ऑल्सो नोन एज द युंग हेल्महोल्ट्ज ट्राइक्रोमैटिक थ्योरी, इसे हम और किस नाम से जानते हैं? युंग हेल्महोल्ट्ज ट्राइक्रोमैटिक थ्योरी। ये कैसी थ्योरी? इज अ थ्योरी ऑफ कलर एंड हाउ ह्यूमंस परसीव कलर। ये थ्योरी ये कहती है कि इंसान रंगों को किस तरीके से परसीव करता है, उसके बारे में बताया गया है। आगे देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द ह्यूमन रेटिना कंटेन्स 3 डिफरेंट रिसेप्टर्स फॉर कलर। यानी कि इस थ्योरी के हिसाब से ये थ्योरी क्या कहती है कि जो हमारा रेटिना है आँखों का, वो 3 अलग अलग तरीके के रिसेप्टर्स को कंटेन करता है, जो कि स्पेसिफिक होते हैं, मोस्ट सेंसिटिव होते हैं उस पर्टिकुलर कलर के लिए। जैसे रेड के लिए रेड रिसेप्टर, ग्रीन के लिए ग्रीन वाला रिसेप्टर और ब्लू के लिए ब्लू वाला रिसेप्टर। तो ये था आज का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नंबर 80। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और अच्छा लगा होगा ये वीडियो। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। और अगर आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट पेपर की या एजुकेशन साइकोलॉजी की, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपका दिन शुभ हो।